बच्चों ध्वनि क्या है ये आज समझते हैं इस चैप्टर पे कि ध्वनि होती क्या है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि क्या सिलेबस थे इसके, क्या क्या हमें पढ़ना था, क्या क्या नहीं पढ़ना था, ये जानना था। अब इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि ध्वनि क्या होती है। तो बच्चों ध्वनि एक प्रकार का सेंसेशन है, अनुभूति है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। क्या ये हमको दिखाई दे रही है? नहीं, है ना, ये सिर्फ हमको सुनाई दे रही है। और सुनाई क्या दे रही है? सेंसेशन के थ्रू सुनाई दे रही है। अब देखिए सेंसेशन स्पेस पे डिपेंड क्या करता है। वाई आई एम लाफिंग, आपको बता रही हूँ मैं। जैसे आपने किसी से कॉल पे बात की, ठीक है, तो कोई आवाज़ धीमे से बोलते, हाँ बताओ क्या हो रहा है ना, हाँ बताओ क्या हो रहा है। तो हाँ बताओ क्या हो रहा है इतनी धीमे से बोल रहे हो, हाँ बताओ क्या हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है? हमको सुनाई दे रही है, सेंसेशन दे रही है ना, हमको अनुभूति दे रही है कि वो कुछ बोल रहे हैं कि हाँ बताओ क्या हो रहा है। दैट इज़, ये क्या है कि एक सेंसेशन का काम कर रही है, ठीक है, अनुभूति का काम कर रही है। तो हम सबसे पहले एक चीज़ लिखेंगे कि ध्वनि एक प्रकार की क्या है? अनुभूति है। ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति है। ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति है, ठीक है, ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की अनुभूति है, सेंसेशन है। ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति है, सेंसेशन है। तो क्या करती है भैया ध्वनि? ध्वनि क्या करती है? जिससे हमें कानों में सुनाई देता है, जिसके द्वारा ये एक सेंसेशन है जिसके द्वारा हमें कानों में सुनाई देता है, ठीक है। ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति है जिसके द्वारा हमें कानों से सुनाई देता है, कानों द्वारा हम इसका अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति है जो जिसके अनुभव द्वारा हमें क्या होता है? हमें सुनाई देता है। ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति है जिसके द्वारा हमको क्या होता है बच्चों? सुनाई देता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद जिसके अनुभव द्वारा हमको सुनाई देता है, यानी कि बच्चों अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमें क्या करते, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते थे? ऊर्जा कहते थे। तो मैडम यहाँ क्यों ले आई? यहाँ पे इसका क्या काम होगा? काम है भाई, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि ध्वनि हमको सुनाई दे रही है। इट मीन इट्स वर्क्स, है ना, कि हमको ये सुनाई दे रही है। इसका मतलब ध्वनि एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो हमको क्या कर रही है? सुनाई दे रही है। तो ध्वनि एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, ठीक है, जो हमको क्या कर रहा है? जो हमारे कानों पे पड़ रही है। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारे कानों पे पड़ रही है, हमको सुनाई दे रही है। तो ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा हुई। किस तरीके से? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी की तरह। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था पवन चक्की। पवन चक्की क्या है? गतिशील होती है। और क्यों घूमती है? क्योंकि उस पर क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्यों होती है? क्योंकि जब वो गतिशील वस्तु इस तरीके से गोल गोल घूमेगी तो क्या करेगी? ऊर्जा पैदा करेगी। सेम एज गतिज ऊर्जा के साथ साथ एक और अच्छे एग्जाम्पल बताया था मैंने, साइकिल का पहिया या पहिया किसी चीज़ का भी, जब वो गोल गोल घूमता है तो वो क्या है? गतिशील है। और जब गतिशील है तो वो क्या कर रहा है? ऊर्जा दे रहा है, ठीक है। तो गतिशील वस्तु क्या करती है? ऊर्जा देती है, ठीक है। तो गतिशील वस्तु क्या करती है? ऊर्जा देती है। तो ध्वनि एक प्रकार की क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ये मेन था टॉपिक कि ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। करेक्ट, ध्वनि एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। हाँ, अब आपको समझ में आया कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति है जिसके अनुभव द्वारा हमें सुनाई देता है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जैसे कि विद्युत होता है ना, और हमको विद्युत ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति है जिसके द्वारा हम उसको सुन सकते हैं और हमको सुनाई देता है ना। अब बच्चों इसमें ध्वनि के उत्पादन, संचरण और हमारे कानों द्वारा ग्रहण करने की क्या प्रक्रिया होती है ये जानते हैं, ठीक। देखो इसमें मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीज़ें समझाती हूँ कि ध्वनि को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे,
तो बच्चों इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये एक कोई धागा है, इससे एक बॉल क्या है, हैंग है, इससे एक बॉल क्या है, हैंग है। ये बॉल है, ये हैंग है, ठीक है, टंगी हुई है। अब बच्चों मैंने क्या करा, एक स्वरित त्रिभुज लिया, इसको बोलते हैं स्वरित त्रिभुज। ये आपको स्कूल में मिल जाएगा बहुत इजीली। है ना, इसको बोलते हैं स्वरित त्रिभुज। बच्चों ये क्या है, स्वरित त्रिभुज, है ना, यहाँ पे लिख दे रही हूँ स्वरित त्रिभुज। अब बच्चों इस स्वरित त्रिभुज को जब हम इस रबर पैड पर मारते हैं, जब इस स्वरित त्रिभुज को हम इस रबर पैड पर मारते हैं तो ये क्या करने लगता है, कंपन करने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। ये क्या करने लगता है, कंपन करने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है, इस तरीके से वाइब्रेट होता है। जब हम इस स्वरित त्रिभुज को इस रबर पैड पर मारते हैं तो ये क्या करने लगता है, धीरे धीरे कंपन होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। अभी वाइब्रेट होता है अभी वाइब्रेट होता है तो हम क्या करते हैं, इसका वाइब्रेशन इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस पर एक बार इसको टच कराते हैं। अभी जब इस पर टच कराएंगे तो क्या करेगा, ये आगे पीछे, है ना, सॉरी, ये ऊपर नीचे, इस तरीके से ऊपर नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ये क्या करने लगेगा, दोलन करने लगेगा, ठीक है। या इस तरीके से करते हैं कि अगर टेनिस की बॉल को हम यहाँ पर इस तरीके से दूसरी जगह पर बांध देते हैं, टेनिस की बॉल को, तो ये क्या करेगी, टेनिस की बॉल इसको क्या करेगी, ऊपर नीचे, ये लोग ऊपर नीचे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, कंपन करेंगे, इस तरीके से। तो एक तो ये प्रैक्टिकली हो गया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। उसके बाद में दूसरा प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग कि एक गिलास में, एक ग्लास में है ना, एक ग्लास में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस ग्लास में हम लोग इसी स्वरित त्रिभुज को इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं। ये पानी से भरा ग्लास है, ठीक है ना, ये पानी से भरा ग्लास है। तो इस स्वरित त्रिभुज को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रखते हैं पानी से भरे ग्लास में। अब ये क्या करेगा, इसको मैंने क्या करा, रबड़ पैड पर मारा, इसको मैंने रबड़ पैड पे मारा, तो क्या हुआ, रबड़ पैड पे जैसे ही मारा ये फिर क्या हो गई, वाइब्रेट होने लगा, कंपन होने लगा। ये क्या हो गया, वाइब्रेट हो गया। अब वाइब्रेट होकर मैं क्या करूँगी, कंपन होगी तो यहाँ पे फिर वापस लगा दूंगी इस ग्लास में। मतलब मैंने क्या किया कि एक स्वरित त्रिभुज लिया, उसमें इसको रबड़ पैड पे मारा, और रबड़ पैड पे जैसे ही मारा, जैसे ही ये वाइब्रेट हुआ, मैंने तुरंत पानी से भरे ग्लास पे इसको रख दिया। क्या हुआ, आवाज़ आने लगी, कंपन होने लगा, हम लोगों को आवाज़ सुनाई देने लगी कि हाँ आवाज़ सुनाई देने लगी, प्लस इसमें एक विक्षोभ पैदा हो गया, तरंगे पैदा हो गई इस तरीके से। अभी बताऊंगी तरंगे क्या होती है, ठीक है। एक विक्षोभ पैदा हो गया, तरंगे पैदा हो गई। मैंने ये 2 एक्सपेरिमेंट बताए बच्चों, है ना, 2 एक्सपेरिमेंट बताए हैं, जिसमें एक था ऊपर नीचे गति हो रही थी, अब इसमें क्या हो रही है, आगे पीछे गति हो रही है। ये आगे है, ये पीछे है, ये इसके पीछे है, ये इसके पीछे है, तो आगे पीछे गति हो रही है। इसमें ध्वनि ऊपर नीचे गति में कर रहे थे, इसमें ध्वनि के कण जो हैं, कंपन, ध्वनि नहीं करती है, ध्वनि के कण करते हैं, ठीक है। तो ध्वनि के कण क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो कंपन हो रहा है, इस पे क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, 2 तरह की गतियां बन रही है। एक होती है सरल गति और दूसरी होती है हार्मोनिक गति।
एक होती है पीरियोडिक मोशन, एक होती है हार्मोनिक मोशन। इस तरीके से ये पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन बच्चों क्या करेगा, ये पीरियोडिक मोशन ये आगे पीछे गति करेगा और ये ऊपर नीचे, सॉरी ये आगे पीछे गति करेगा और ये ऊपर नीचे गति करेगा। तो गति के दो प्रकार होगा कि दो तरीके से ध्वनि गति कर सकती है। समझ में आ गया? गति के प्रकार नहीं है, ध्वनि कितनी प्रकार से गति कर सकती है, दो तरह से कर सकती है। आगे समझ में? देखो अब एक चीज़ क्या होती है, यानी कि ध्वनि को किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि क्या करती है, कणों से मिलकर बनी होती है ना। अगर वो कणों से मिलकर नहीं बनी है तो ध्वनि हमको सुनाई ही नहीं देगी। ध्वनि अगर कणों से मिलकर नहीं बनी है तो वो हमको क्या करेगी, सुनाई ही नहीं देगी। अच्छा सुनाई नहीं देगी तो क्या फिर क्या होगा? देखो बच्चों, जब सुनाई नहीं देगी ध्वनि हमको तो फिर हम सुन ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया, जैसे कि एक चीज़ हो गई कि वायलिन है, सितार है ना, वायलिन है, सितार है। ये वायलिन और सितार क्या करता है, जब बजता है तो उसके कण निकलते हैं, वो कण हमको सुनाई देते हैं, वही कण हमको सेंसेशन देते हैं। ठीक है, वही कण हमको सेंसेशन देते हैं किसके थ्रू, ध्वनि के थ्रू। वही कण हमको सेंसेशन देते हैं किसके थ्रू, ध्वनि के थ्रू। यानी जो हमारी ध्वनि है ना, ध्वनि क्या होती है, कंपनों के कारण उत्पन्न होती है, बिना कंपनों के उत्पन्न नहीं हो सकती। तो ध्वनि हमेशा किसके कारण उत्पन्न होती है, कंपनों के कारण उत्पन्न होती है, बिना कंपनों के कारण नहीं होती। जैसे इसका एक सब बढ़िया सा एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, जैसे कि मान लीजिए स्कूल में घंटी देखिए ना, स्कूल में घंटी, जब घंटी पे आया आंटी या केयर टेकर आपकी, देखो दो तरह की होती है, तो इलेक्ट्रिक बेल होती है ना, इलेक्ट्रिक बेल होती है जो इलेक्ट्रिक से चलती है, और एक होती है हम लोग के यहाँ जो आराम से देसी स्कूल में है ना। अब हम लोग तो भैया देसी स्कूल में पढ़े हैं, तो हमारे स्कूल में तो ऐसे घंटी मार के काम चलाया जाता था। ठीक है, तो उस घंटी पे जब हैमर मारती है केयर टेकर है ना, तो क्या करती है, आवाज़ सुनाई देती है। कैसे आवाज़ सुनाई देगी, जब वो घंटे पे ऐसे इस तरीके से हथौड़ा मारेगा तो घंटा क्या करेगा, कंपन करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा, और जैसे ही वाइब्रेट करने लगेगा तो हमें ध्वनि के कण क्या करेंगे, सुनाई देंगे। जैसे ही वो वाइब्रेट करेगा हमको क्या करेंगे, ध्वनि के कण सुनाई देंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी चीज़ें जैसे कि हम बोलते हैं या एनिमल्स बोलते हैं, जीवधारी बोलते हैं, हम बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये भी कंपन करते हैं, हमारे कण यहाँ पे कंपन करते हैं। ठीक है, हमारे कण यहाँ पे कंपन करते हैं। तो ये क्या होता है, कंपन करते हैं, इस वजह से तभी हमको ध्वनि सुनाई देती है। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है, बिना कंपनों के कारण उत्पन्न नहीं होती है। ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है, ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है, बिना कंपनों के कारण उत्पन्न नहीं होती। पहला पॉइंट, ध्वनि क्या है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। या ध्वनि कंपनों के कारण उत्पन्न होती है, बिना कंपनों के कारण उत्पन्न नहीं होती। ये चीज़ समझ में आ गई। अगर अच्छा अब चलते हैं अगर ध्वनि में, तो सबसे पहले ध्वनि की परिभाषा लिखते हैं, है ना, परिभाषा क्या होती है, फिर प्रकृति के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोगों ने सिलेबस में देखा था कि पहले ध्वनि था, फिर ध्वनि की प्रकृति थी, है ना। तो ध्वनि की परिभाषा क्या होती है, ध्वनि एक प्रकार की क्या है, अभी बताया था, ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति है, जिसके द्वारा
हमें कानों में सुनाई देता है। ठीक है, ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति है जिसके द्वारा हमें कानों में सुनाई देता है। ठीक, दूसरी चीज, ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति जिसके द्वारा हमें कानों में सुनाई देता है। दूसरी चीज कि ध्वनि सदैव, ये तो परिभाषा हो गई। अब हम यहाँ पे आते हैं प्रकृति के बारे में। तो क्या आते हैं प्रकृति के बारे में, क्या होता है? पहला, ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है। बिना कंपनों के कारण उत्पन्न नहीं हो सकती। बिना कंपनों के कारण उत्पन्न नहीं हो सकती है। फिर ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है, बिना कंपनों के कारण यानी बिना वाइब्रेशन के कारण वो उत्पन्न नहीं हो सकती। दूसरी चीज, ध्वनि की प्रकृति। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है ना? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, तो ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि क्या होती है? दो तरह से गति करती है। ध्वनि दो तरह से गति करती है। ठीक है, समझ में आया? ध्वनि दो तरह से गति करती है। चौथी चीज, ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है, बिना कंपनों का उत्पन्न नहीं हो सकती। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि दो तरह से गति करती है। जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्वनि आगे पीछे तथा ऊपर नीचे गति करती है। गॉट इट? तो ये इस तरीके से हो गई। ध्वनि कैसे करती है? दो ध्वनि आगे पीछे तो ऊपर नीचे गति करती है। कणों के रूप में, कणों के रूप में गति करती है। अब देखो बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर हम लोग अपना हाथ इस तरीके से हवा में हिलाएं तो क्या हमें सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है। क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? कंपन वाइब्रेट तो ये भी कर रहा है, तो क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? भाई, हम लोग जब अपना हाथ इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं तो हमें नहीं सुनाई देता है, क्योंकि हमारा हाथ बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है। वो कंपन की गति को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। तो कंपन की गति को क्रॉस करने के लिए और धीरे धीरे वाइब्रेट करने के लिए, है ना, कंपन की गति को क्रॉस करने के लिए और धीरे धीरे वाइब्रेट करने के लिए हमको 1 सेकेंड में 20,000 कंपन की ज़रूरत है। 1 सेकेंड में 20,000 कंपन करने पर ध्वनि सुनाई देती है। तो ध्वनि की प्रकृति में क्या हो गया? चौथा पॉइंट, 1 सेकेंड में 20,000 कंपन करने पर ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि 1 सेकेंड में नहीं सुनाई दे जाती या फिर हर जगह पे नहीं सुनाई दे जाती है ना? जब हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड में 20,000 कंपन करने पर ध्वनि हमको सुनाई देगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना? ध्वनि और ध्वनि की प्रकृति समझ में आई बच्चों?
कि ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है और ध्वनि कंपनों के कारण ही उत्पन्न हो सकती है और ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है ना। अब अगर हम दैनिक जीवन पे इस पे एक चर्चा कर दिया जाए, दैनिक जीवन पे कौन कौन सी कंपन होती है, जैसे कि मान लो कि हमने ये बजाया, आवाज़ आई, ध्वनि उत्पन्न हुई, यानी 1 सेकंड में 20,000 से ज़्यादा इसने कंपन करा, वाइब्रेट किया, आवाज़ आई, है ना। तो इसमें क्या हुआ, कंपन हुआ। तो इस तरीके से कंपन करने के बाद ध्वनि सुनाई देती है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से कंपन करने के बाद ध्वनि सुनाई देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो जिस तरीके से आप दैनिक जीवन में क्या करते हैं, वाद्य यंत्र का यूज़ करते हैं, सितार का यूज़ करते हैं, वायलिन का यूज़ करते हैं, इस प्रकार से सेक्टर सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है। ध्वनि का संचरण कैसे होता है ना। ध्वनि के संचरण को किस हिसाब से लिखते हैं, कौन कौन सी तरंगे होती हैं, ये सब ध्यान देंगे। ध्वनि का संचरण, प्रोपगेशन of sound, propagations of sound, ध्वनि का संचरण। ठीक है। देखो, ध्वनि को सुनने के लिए किसी न किसी संचरण की जरूरत होती है, किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है संचरण करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हो, है ना, वहाँ पे बैठे हो और किसी उधर दूसरे इंसान से बात कर रहे हो, तो जब यहाँ पे बैठोगे और इधर से बात कर रहे हो, हेलो कौन बोल रहे हो, है ना, तो ये क्या हो रही है, ये कंपन जा रहा है। कंपन जा रहा है किसके थ्रू, वायु के थ्रू, ध्वनि के थ्रू नहीं। कंपन तो कर रहे हैं, कंपन क्या कर रहे हैं, ध्वनि के कण कर रहे हैं, लेकिन ध्वनि के कण कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो कंपन कर तो रहे हैं, कंपन करके जा तो रहे हैं उधर, लेकिन उसके लिए माध्यम क्या है, वायु है। अगर ये माध्यम वायु ना हो तो सुनाई नहीं देगा। एक बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, देखो ध्यान से सुनना। जब हम कहीं पर कोई चीज़ ऐसी बताओ, जब हम सुनते हैं और कान में सुनते हैं जब इस तरीके से, और हमको एक जगह पे ऐसा आता है जब बहुत तेज करके आवाज़ सुनाई देती है, बीप करके सुनाई देती है, पर हमको सुनाई नहीं देती वो चीज़। वहाँ पर वायु नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर याद रखना, वहाँ पर वायु नहीं होता है, यानी कंपन करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, संचरण करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, प्रोपोगेट करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई इंसान बैठा है, हंसता खेलता मुस्कुरा रहा है, लाला लाला, ठीक है, हंसता खेलता मुस्कुरा रहा है, ठीक है, ये ए है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अरे फ़ोन को तो कान पे लगाओ, है ना, इस तरीके से फ़ोन पे, हाँ हेलो, है ना, इस तरीके से हेलो करके बात कर रही है। लड़की है यार, मैंने उसको ड्रेस पहनाई है, तो ये फिर लड़की है, बाल आगे कर दो, खुले बालों में लड़कियाँ बहुत सुंदर लगती है ना, है ना, पता नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो उसके बाद ये लड़की क्या कर रही है, बातें कर रही है। सुनो आज ना बातें करते हैं, है ना, ये इतना खुश है, ओहो आज पापा ने वैसे भी नया मोबाइल दिलाया है, आज तो मैं जी भर के बातें करूँगा, है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, बातें करता है। तो बातें करता है, पकड़े कहाँ है पकड़े किधर है भाई चलो, इस तरीके से बातें कर रहे हैं। तो ये लड़की है, ये फ़ोन पे बातें कर रही है, लड़का है, वो लड़की बहुत छोटी नहीं है, चलो ठीक है एडजस्ट कर लो भाई। इसने इससे बात की तो क्या हुई बच्चों, इस तरीके से तरंग क्या हुई, वेव बनी। अब इस वेव में क्या है
इस वेव में क्या है, इसके जो कण हैं वो क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे से वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे। कहीं कहीं पे क्या होता है, अरे वो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती है और क्या फ्लक्चुएट हो जाती है इस तरीके से, इस तरीके चलती फ्लक्चुएट हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, अरे उसकी बातों में रुकावट आ जाती है। फिर से बोलो यार, क्या बोल रही हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं कि ध्वनि के कण क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। ध्वनि के कण क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, प्रोपोगेट, और कंपन करते हैं तो क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं और उसके बाद संचरण कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको संचरण करना पड़ रहा है, और संचरण के लिए क्या, इस माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है, इस माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये माध्यम जो होता है ना, ये माध्यम ही है। माध्यम के लिए, माध्यम जो होता है जो ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है। तो सबसे सिंपल, ध्वनि के संचरण को यानी ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसी को ध्वनि का संचरण कहते हैं। आई बात समझ में आपको। ध्वनि के लिए सबसे सामान्य माध्यम कौन सा है, तो ध्वनि के लिए सबसे सामान्य माध्यम है हमारा क्या, वायु है। ध्वनि ठोस, द्रव, गैस, ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है, ठीक है। और ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, ये चीज़ याद रखना। ध्वनि, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्वनि निर्वात, निर्वात मतलब वैक्यूम, जहाँ पर हवा ही ना हो, में नहीं चल सकती। कभी एस्ट्रोनॉट को बातें करते हुए देखा है? और बताओ कैसा लगा चंद्रमा? नहीं देखा ना, नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ वैक्यूम ही नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे, जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो वहाँ पे तो क्या हुआ, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, मतलब कि तीनों में, तीनों मीडियम में चल सकती है, तीनों माध्यम में चल सकती है, ठीक है, समझ में आया, गॉट इट, ठीक। तो ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि का संचरण, ये नॉर्मल परिभाषा है, नॉर्मल आप लिख लीजिए। ध्वनि का संचरण क्या होता है, तो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि के जाने की प्रक्रिया को संचरण कहते हैं। किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि के जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि के जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचरण कहते हैं। ध्वनि निर्वात में होकर नहीं चल सकती, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे लिख सकते हो, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि निर्वात में, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, अर्थात ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ध्वनि
ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चलती हैं। ध्वनि के लिए वायु सामान्य माध्यम है। फाइन। आगे चीज़ ध्वनि का संचरण कैसे होता है। ध्वनि के लिए वायु क्या है, सामान्य माध्यम है। ठीक। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कैसे बता सकते हैं, जब रेल की पटरी होती है, रेल की पटरी पे अगर हम कान लगाते हैं तो पटरी पे कान लगाने पर हमको क्या सुनाई देता है, ध्वनि सुनाई देती है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि दूर से ट्रेन कितनी दूर पर ट्रेन है और कितनी दूर से ट्रेन आ रही है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्यों आ रही है, कैसे पता चलता है। तो जब किसी पटरी पर हम कान लगा के, कभी सुनना नहीं, ठीक है, कि पटरी पे चले जाओ कान लगाने के लिए, ठीक है, पटरी पे कान लगा के जब सुनोगे, तो एग्जाम्पल है कि जब पटरी पे कान लगाकर सुनोगे तो रेलगाड़ी की पटरियों पे जब कान लगाते हैं तो हमें क्या करता है, दूर से आती हुई रेल सुनाई देती है। कैसे? क्योंकि इसमें क्या होता है, वायु के कण क्या करते, वायु में कण क्या करते हैं, ध्वनि के कंपन करने लगते हैं। तो जब कंपन करने लगेंगे, कान में लगाया, कान पे लगाया, और वायु के कण क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं उस पटरी पे, तो क्या करेंगे, दूर से आती हुई ट्रेन जब हॉर्न मारेगी तो हमको सुनाई देगा, या हॉर्न नहीं भी मारेगी ना तो आवाज़ जब चलेगी ना तो छुक 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 करती है ना, तो हमको सुनाई देता है। ठीक है ना। तो दूसरा इसका बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ कि गोताखोर जब होते हैं, गोताखोर जब गोता मारते हैं, गोताखोर क्या होते हैं, जो जल के नीचे, मतलब पानी में क्या करते हैं, गोता मारते हैं, तो गोताखोर को भी क्या करते हैं, सुनाई देता है। ठीक है ना, गोताखोर को भी जल में रहने पर सुनाई देता है। तो ये देयर इज अ 2 बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। यहाँ पे 2 अच्छे उदाहरण हैं ध्वनि के संचरण के लिए। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल अब हम लिख सकते हैं, यहाँ के उदाहरण लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी की पटरियों पर जब हम पटरी पे, है ना, पटरी पे, एक पटरी पे, 10-15 पे नहीं, पटरी पे जब हम कान लगाकर सुनाई देते हैं, कान लगाते हैं, तो हमें दूर से आती हुई रेलगाड़ी, दूर से आती हुई रेलगाड़ी क्या करती है, दिखती है। दूर से आती हुई रेलगाड़ी की ध्वनि पहले से सुनाई दे जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चों ध्वनि का संचरण। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है, तो ध्वनि बहुत अच्छी चीज़ है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ध्वनि सबसे तेज, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे तेज ठोस में चलती है। ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। कितनी ध्वनि के लिए माध्यम की सकता क्या होती है, ठोस होती है। ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। फिर ध्वनि गैसों की अपेक्षा द्रव में होती है।
ठीक है। ध्वनि गैसों की अपेक्षा किस में होती है? द्रवों में होती है। समझ में आ गए? तो ये था पूरा आपका ध्वनि का संचरण कि किस तरीके से ध्वनि संचरण करती है। इसमें आपको समझा दूँ ध्वनि गैसों की अपेक्षा द्रव में सबसे ज़्यादा होती है और ध्वनि सबसे तेज़ ठोस में चलती है, हमको पता ही है। अगर हम कान लगाकर पानी में सुने, अच्छा पानी की भी देखो अपनी आवाज़ होती है, झरने से पानी आता है ना, तो जब झरने से पानी आता है, जब झरने से पानी गिरता है तो क्या होता है? झरने से पानी गिरता है तो क्या होता है? हमें पानी की आवाज़ सुनाई देती है। वो भी पानी क्या आ रहा है? उसके कण क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। ठीक, तो वहीं पे ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। अभी यहीं पे कान लगा कर सुन लो, आवाज़ आएगी। डेस्क पे कान लगा के सुन लो, आवाज़ आएगी। वो किसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी? जो हम लोग पानी में जो ध्वनि आ रही है उसके कंपैरिजन में ठोस की ध्वनि बहुत ज़्यादा होगी। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पर ध्वनि सबसे तेज ठोसों में चलती है और ध्वनि गैसों के अपेक्षा द्रवों में होती है। ठीक है, किसी एक जगह से दूसरी जगह तक ध्वनि के जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। ध्वनि निर्वात यानी कि वैक्यूम में नहीं चल सकती। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। फिर क्या लिखा है? ध्वनि के लिए वायु क्या है? एक सामान्य माध्यम है। ध्वनि के लिए वायु एक सामान्य माध्यम है, मतलब वायु होना ज़रूरी है, तभी माध्यम में वो संचरित हो पाएगी। ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों माध्यम में होता है। रेलगाड़ी की पटरी पर जब हम कान लगाते हैं तो हमें दूर से आती हुई रेलगाड़ी की ध्वनि पहले से सुनाई दे जाती है। ध्वनि सबसे तेज ठोसों में चलती है, उसके बाद गैसों की अपेक्षा द्रव में चलती है, मतलब ठोस, द्रव, फिर गैस। ठीक, फाइन। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बाय बाय। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम कि आपको वायु का संचरण समझ में नहीं आ रहा है, ध्वनि का संचरण कैसे समझ में नहीं आ रहा है, पॉज करके मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। और स्टिल नहीं आता है तो आपको क्या करना है? पूछना है कि कहाँ पे क्या चीज़ नहीं आ रही है समझ में। मैं ज़रूर आंसर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। बाय।